हेलो एवरीवन। हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी स्पेसिफिकली हमने अभी रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। इसमें 4 स्टेजेस थे, जिसमें से पहला था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 4 स्टेजेस थे एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद से आज हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एक बार वापस हम लिंक रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पाइरुवेट बना था हमारा पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस से। ये कंबाइन करता है कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस साइन के प्रेजेंस में, और कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH में। इस रिएक्शन में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कन्वर्ट होती है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इसके साथ साथ एलिमेंट इसमें Mg+2 भी चाहिए होता है। इसके अलावा इसमें चाहिए होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में TPP लिख देते हैं, और लिपोलिक एसिड, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं। तो ये था पाइरुवेट जो हमें मिला था ग्लाइकोलाइसिस में। उसमें हमने सिर्फ एक ग्लूकोज यूज किया था, जिसमें हमें 2 मॉलिक्यूल मिले थे पाइरुवेट के। तो इस वजह से जो लिंक रिएक्शन है वो 2 टर्म्स होंगे उसके। तो यहाँ पे हमने 2 पाइरुवेट लिया था, जो फाइनली हमें मिल रहा था। ये सारी रिएक्शन मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है सब डबल हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे सारी रिएक्शन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 5 कोएंजाइम काम करते हैं। पहला हो गया आपका कोएंजाइम ए, NAD प्लस आयन, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड लाइपोलिक एसिड, ये 5 एक्ट करता है, और फाइनली लिंक रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है वो लिंक की तरह काम करता है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे जो पाइरुवेट है ये 3 कार्बन का होता है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक CO2 रिलीज कर दिया, तो उसके बाद सिर्फ 2 कार्बन बचा। अब ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। ये जितने भी स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में ATP की सिंथेसिस होती कैसे है, जिसमें हमने 2 देख लिए। अब हमारा अगला स्टेज है तीसरा क्रेब्स साइकिल। बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था क्रेब। इसके अलावा इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं।
सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये तो क्रेब्स साइकिल के अलावा और नाम हो गए जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, अब ये देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट होता है, जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो वो साइट्रिक एसिड होता है जो पहला प्रोडक्ट होता है। साइट्रिक एसिड होता है, इस वजह से इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये जो होता है ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है। जिसका पहला प्रोडक्ट बन रहा है क्रेब्स साइकिल में वो सिट्रिक एसिड हो गया, और ये कंटेन करता है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसकी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये तो हो गया इसकी बेसिक, किसको और कितने नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी साइट की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये साइटोप्लाज्म में होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह ये आ जाएंगे, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं। तो जो यूकैरियोट्स हैं इनके में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। इसमें ये जरूरी होता है मेंशन करना कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कहने से नहीं हो जाता है, क्योंकि जो इसके बीच में, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो जो बीच का स्पेस होता है 2 मेम्ब्रेन के बीच का, वहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, और जो मैट्रिक्स होता है उसके बीच का जो सराउंडेड एरिया हो गया, ये मान लीजिए हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे जो इसकी अगली स्टेज हम पढ़ेंगे ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो इसके बीच में हो रहा होगा कहीं, मतलब स्पेसिफाई करना होता है। और ये जो इसके बीच का स्पेस होता है ये कुछ इस टाइप में होता है, तो ये जो बीच वाला स्पेस हो गया इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसलिए हमें ये स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी अदर स्पेसेज है जहाँ पे दूसरी प्रोसेसेज हो रही होती है, इसलिए हम इसे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ना कह के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस हो कहाँ रही है। ये हो गया साइट की कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा बात करें तो इसमें 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब NADH टाइप में मॉलिक्यूल हमें 4 जगह मिलेंगे। इसके अलावा इसमें 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 के मॉलिक्यूल निकल रहे होंगे। और एक जगह होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमें क्रेब्स साइकिल से क्या क्या चीज़ें मिल रही होती है, जिसमें 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन मिलेगा तो NADH टाइप्स में मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होगा यानी CO2 रिलीज हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसके अलावा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली ATP की सिंथेसिस को बताता है। चूंकि ये प्रोसेस नॉर्मली जो ATP की सिंथेसिस हो रही होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कि लास्ट के स्टेजेस में हो रही होती है, लेकिन इसमें जो है सबस्ट्रेट के टाइम में बन रही होती है, इसलिए इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। जब हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे तब ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस पूरी साइकिल में।
इसके जो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं, मतलब सिर्फ क्रेब्स साइकिल के ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन मैट्रिक्स। इसके जितने भी वेरियस एंजाइम्स होंगे जिससे मॉलिक्यूल्स का इंटरकन्वर्जन होगा वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन in inner membrane of mitochondria। इस पूरी साइकिल के सारे एंजाइम जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का बीच का जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा सिर्फ एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है इसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। मार्कर एंजाइम की बात करें तो मार्कर एंजाइम ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स होते हैं सिर्फ उसी में पाया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिर्फ उसमें प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं, यानी अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है यानी क्योंकि ये तो मार्कर एंजाइम है सिर्फ उसी में पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा, इस वजह से इसको मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल साइकिल एक्ट कैसे करती है। तो हमने पहले स्टेज में देखा था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरूवेट में। सेकेंड स्टेज में लिंक रिएक्शन जो था उसमें पायरूवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसका जो सबस्ट्रेट होगा हम यहाँ इसकी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये मिल रहा होता है हमें लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इसमें एक चीज और था कि जो ऑक्जेलो एसिटेट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट, ये फर्स्ट मेंबर होता है इस साइकिल का। फर्स्ट मेंबर होता है क्रेब्स साइकिल का क्योंकि जो साइकिल का इनिशिएशन होता है यही कराता है, इस वजह से इसको फर्स्ट मेंबर कहते हैं साइकिल का। अब बात करते हैं हम एक्चुअल साइकिल की, क्रेब्स साइकिल काम कैसे करती है। तो हमें मिला लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आया हमें लिंक रिएक्शन से। ये कंबाइन करता है ऑक्जेलो एसिटेट। ये मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसके बाद में मैं लिख दूंगी पूरे नाम क्या होता है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये हो गया ऑक्जेलो एसिटेट से कंबाइन कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, जो हमने ये भी देखा था कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कंटेन करता है, इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमें सिट्रिक एसिड मिला पहले रिएक्शन से, एसिटाइल कोएंजाइम मिला हमें लिंक रिएक्शन से, ऑक्जेलो एसिटेट से कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम और ये कन्वर्ट हो रहा है सिट्रिक एसिड में। ये फर्दर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज, ये कन्वर्ट हो रहा है
सिस एकोनिटेट में ये फर्दर कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे भी एंजाइम होगा एकोनिटेज। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसमें इनिशियली हमने देखा था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन कंटेनिंग है। यानी जब हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसमें 4 होंगे। ये कंबाइन करके इनका जो पहला प्रोडक्ट था ये 6 कार्बन का हो गया, ये भी 6 का है, और जो आइसोसिट्रेट बना है ये भी 6 कार्बन है। अब ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक्ट कर रहा है, यानी हमें जिससे एनर्जी मिल रही होती है NADH का मॉलिक्यूल यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी यहाँ पे सिंथेसिस होती है NADH की। डिहाइड्रोजिनेज एक्ट किया, ये 6 कार्बन का था, तो ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में। ये इससे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सिनेट है और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, क्योंकि स्टार्टिंग नाम की सिमिलर होती है तो इस वजह से कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या था और यहाँ पे क्या फाइनल प्रोडक्ट मिला था हमें। तो इस पर डिहाइड्रोजिनेज एक्ट किया तो यहाँ पे मिला NADH। ये फर्दर कन्वर्ट होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यानी एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होगा, यहाँ पे एक्ट करता है डीकार्बोक्सिलेज। और ये कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। डीकार्बोक्सिलेज ने एक्ट किया है तो यहाँ से हमें एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा, यानी यहाँ से इनिशियल से देख रहे हैं हम तो पहला प्रोडक्ट बना 6 कार्बन का था। उसके बाद फिर फर्दर इसमें कहीं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। सिस एकोनिटेट भी 6 कार्बन का, आइसोसिट्रेट भी 6 का, फिर जो ऑक्सैलोसक्सिनेट होता है ये भी 6 कार्बन का होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा अगला प्रोडक्ट मिला ये सिर्फ 5 कार्बन का हो जाता है। 5 कार्बन कंटेनिंग हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना हमारा। ये फर्दर जाता है, इस पे एक्ट करता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है इसमें नेक्स्ट स्टेज में और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। डीकार्बोक्सिलेज नेक्ट किया यानी एक CO2 रिलीज हो गया। इसके अलावा इस पर डिहाइड्रोजिनेज भी एक्ट कर रहा है। तो यहां पर मिलता है हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। चूंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों हो रहा है तो एक कार्बन तो पहले कम होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 कार्बन था तो ये 4 कार्बन का हो जाएगा। इसके अलावा इस पर डिहाइड्रोजिनेज ने भी एक्ट किया है तो यहाँ पे सिंथेसिस होगी एक और NADH मॉलिक्यूल की। तो हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हमें NADH किस स्टेप में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक और NADH मिल गया, तो टोटल हमें इस पूरे स्टेप में अभी तक 2 मिले हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप में मिला है जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन यानी एक NADH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप में। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज
ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस भी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के इंट्रो वाले पार्ट में हमने देखा था कि 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें 2 हमने अभी देख लिया कि 2 डिहाइड्रोजनेशन कहाँ हो, 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, वो भी हमने देखा कि डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और एक था हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वो जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है वो सक्सिनेट कोएंजाइम ए करता है जब ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। तो यहाँ पे भी ये 4 कार्बन का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे हो गया आपका थायोकाइनेज। यहाँ पे क्या होता है कि एक जीडीपी का मॉलिक्यूल, जीडीपी, ये कन्वर्ट होता है जीटीपी में। जैसे एटीपी होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही होता है जीटीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हो गया ग्वानिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में इसका कन्वर्जन होता है जीटीपी में। तो इसके बाद जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ, ये एडीपी ले लेता है और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम। सबसे पहले जीटीपी की सिंथेसिस हो रही है और जीटीपी का जो फॉस्फेट है वो एडीपी ले लेता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो सक्सिनेट हमें मिला ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। इसके बाद के जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें सारे 4 कार्बन के होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 रिलीज हो रहा है, तो उसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन होंगे किसी भी प्रोडक्ट में, वो डिक्रीज करेगा। ये कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में। यहाँ पे वो एंजाइम यूज होता है जो मैंने बताया कि वो नॉर्मली सारे एंजाइम्स जो प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, और सिर्फ एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो हो गया हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये हो गया आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एक बार ध्यान देना है क्योंकि नॉर्मली हमें NADH मिल रहा था, यहाँ पे हमें FADH मिलता है, वो भी वैसा ही इंटरमीडिएट होता है जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है FAD से FADH। इस स्टेप में सिर्फ हमें FAD से FADH मिल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि बाकी सारे स्टेप में हमें NADH मिला था। ये जो फ्यूमरेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट, और मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एक्ट कर रहा है तो हमें NADH का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। एक बार वापस से देख लेते हैं पूरी प्रोसेस क्या है। लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि हमें 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, वो कंबाइन करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कह लो या ऑक्सैलोएसिटेट, दोनों सेम होता है। ये 4 कार्बन का है, इससे ये कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम और कन्वर्ट हो रहा है इन द सिट्रिक एसिड। ये हो गया, चूंकि ये 2 कार्बन का था एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, तो ये दोनों कंबाइन करके 6 कार्बन का हमारा प्रोडक्ट दे रहा है। ये फर्दर कन्वर्ट होता है एकोनिटेज से के प्रेजेंस में और कन्वर्ट होता है इनटू सिस एकोनिटेट। चूंकि इस प्रोसेस में कहीं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, यानी कोई CO2 मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ, तो जो इसके रिएक्टेंट का नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम रहेगा जो प्रोडक्ट का। सिस एकोनिटेट बना, ये वापस से एकोनिटेज के प्रेजेंस में
काम करता है और फिर कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन का होता है। ये आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सैलोसक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे डीहाइड्रोजनेज आ गया वहाँ पे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे NADH टाइप्स में, क्योंकि ये एनर्जी इंटरमीडिएट्स होते हैं। और अभी तक तो हमें बेसिकली रेस्पिरेशन में एनर्जी ही देखना है कि एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, कहाँ बन रही है। पर चूंकि अभी तो हमें सिर्फ एक जगह ये ATP छोड़ के और कहीं तो एनर्जी मिली नहीं, तो बेसिकली जो होता है ये हमें फाइनली ATP देता है जब ये एंटर करता है ETS में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इस वजह से हमें ये मॉलिक्यूल ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ रिलीज हो रहा है और कितने नंबर में रिलीज हो रहा है। तो एक तो बन गया यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सैलोसक्सिनेट फर्दर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। इनिशियली ये 6 कार्बन का था, तो बाद में ये 5 कार्बन के मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। इस अल्फा कीटोग्लूटरेट का फर्दर 2 प्रोसेस में ही जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डीहाइड्रोजिनेशन भी होता है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, डीहाइड्रोजिनेशन हुआ यानी हमें एक तो यहाँ पे मिला था NADH और दूसरा NADH हमें जब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पे हमें एक NADH मॉलिक्यूल मिलता है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है। इस प्रोसेस को ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पे सब्सट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। एक्चुअल में ATP की सिंथेसिस इस लेवल पे हो रही है क्योंकि मैक्सिमम जो ATP सिंथेसिस हो रही होती है वो ETS से पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस में हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं और ये रेस्पिरेशन है, जबकि फोटोसिंथेसिस में वही एनर्जी हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहा था। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, थायोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ और इसी के टाइम में ये GTP कन्वर्ट होता है GTP में। ये बेसिकली सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये इस GTP से जो ADP का मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेता है और यहाँ से ATP की सिंथेसिस होती है। उसके बाद से जो सक्सिनेट मिला हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम पे, वो एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जितने भी एंजाइम थे सिट्रेट सिंथेज से लेके थायोकाइनेज तक, अब तक हमने जितने भी पढ़ा, ये सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थे, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का स्पेस था, ये से क्रिस्टा का फॉर्मेशन करता है, ये इसके अंदर ये जो बीच वाला स्पेस है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को छोड़ के। ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज और बाकी सारे एंजाइम जो इसके बीच का स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इस एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज चूंकि लग गया, तो यानी हमें एक NADH टाइप्स में कुछ वैसे ही हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इसमें हमें FADH मिलता है और ये फाइनली कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। चूंकि डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ लास्ट में हमारा यहाँ पे हो रखा था, जब वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था। इसके बाद के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे 4 कार्बन के होते हैं, क्योंकि इनका फर्दर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है। फिर ये फ्यूमरेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज, और जब यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एक्ट कर रहा है NADH का मॉलिक्यूल मिल गया और ये फाइनली कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में, क्योंकि ये वापस इसका रीजनरेशन हो गया और ये फर्दर उधर से लिंक रिएक्शन है जो हमें एसिटाइल कोएंजाइम में मिल रहा होता है उसके साथ कंबाइन करता है और ये फाइनली कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में। ये हो गई पूरी साइकिल, जिसमें हमने ये देखा कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है एक पॉइंट कि जो इसके सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, जो इसके अंदर का स्पेस है मैट्रिक्स में पाया जा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है ये इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाता है। और दूसरे में हमें ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, NADH के कितने मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ मिल रहे हैं और ATP हमें कितने मिल रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल देख के लग रहा है हमें कि यहाँ पे ऐसे काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें मिला है NADH, दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटरेट का कन्वर्जन हो रहा है, तीसरा जब सक्सिनेट का कन्वर्जन हो रहा है फ्यूमरेट में, और चौथा जो लास्ट स्टेप है
जो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें 3 NADH मिल रहा है। एक FADH मिलता है, एक FADH मिल रहा है यहाँ पे जब शख्स ये डिहाइड्रोजनेज एक्ट कर रहा था। हमें 2 CO2 मिला फाइनली। इसके अलावा हमें एक ATP भी मिला। ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे NADH मिल रहा है, FADH मिल रहा है और ATP मिल रहा है। उसके साथ ही हम ये जितने भी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ये सिर्फ हमने एक ग्लूकोज को लिया, एक ग्लूकोज लिया था हमने जिसकी ग्लाइकोलिसिस हुई थी। हम इसको ऐसे देख सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें ATP रिलीज हुई है, कंज्यूम नहीं हुई है कहीं। वो ATP बस एक जगह रिलीज हुई है, उसके अलावा जो बाकी रिड्यूस प्रोडक्ट है वो बने, इसमें कहीं भी ATP का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। हमने स्टार्टिंग में लिया था एक ग्लूकोज। ये ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें देता है 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट देता है। इसके साथ हमें ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या मिलता है? हम यहाँ पे नेट गेन की बात करेंगे तो इसमें हमें 2 ATP मिलता है। इसके अलावा हमें 2 NADH मिलता है। ये हो गया ग्लाइकोलिसिस के बाद का हमें। ये जो 2 पाइरुवेट यहाँ से हमने चूंकि स्टार्ट किया था 1 नंबर से, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद सारी चीज़ें जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका टर्न्स जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सबस्ट्रेट मिल रहा है इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इस पाइरुवेट का ये लिंक रिएक्शन में जाता है तो ये हमें देगा 2 एसिटाइल CoA। दो पाइरुवेट था इसलिए लिंक रिएक्शन 2 बार होगी, तो हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मिला। इसमें हमें मिलता है 2 CO2 मिलता है। इसके अलावा 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका लिंक रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला। और जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है ये जाता है क्रेब्स साइकिल में। ये क्रेब्स साइकिल में गया। इसका ऐसे कोई फर्दर कन्वर्जन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें फाइनली हमें रिलीज मिला था 3 NADH, एक FADH और एक ATP। ये साइकिल ऐसे ही फर्दर कंटिन्यूअस चलती रहती है। एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें ये जो भी मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहा है फाइनली प्रोडक्ट में, ये सिर्फ एक टर्न के लिए है। चूंकि ये साइकिल 2 बार चलेगी, नहीं सॉरी, ये 2 टर्न के लिए था, ये टर्न यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल 2 टर्न्स चलेगी, क्योंकि जो हमें सबस्ट्रेट मिल रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में इसके 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। एक मॉलिक्यूल में हमें 3 NADH मिल रहा था, तो 2 में हमें 6 मिलेगा। एक FADH मिल रहा था तो हमें 2 FADH मिलेगा 2 टर्न्स के लिए, और एक ATP के अलावा हमें 2 टर्न्स के लिए हमें 2 ATP मिलेगा। ये सारे रहते हैं ये 2 टाइम्स के लिए, फॉर 2 टर्न्स। क्योंकि पाइरुवेट के बाद से पूरी साइकिल 2 टाइम्स चलती है, और उससे पहले के जो स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस सिर्फ एक ही टर्न चलता है। उसमें भी आधा जब वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोलिसल्डिहाइड्स के बाद जब वो उसका कन्वर्जन होता है, वहाँ से ग्लाइकोलिसिस की भी प्रोसेस 2 बार चलने लगती है। लेकिन जो बाकी प्रोसेस है, लिंक रिएक्शन है या फिर क्रेब्स साइकिल है, वो स्टार्टिंग से ही 2 टाइम्स चलती है। तो ये तो हो गया कि हमने क्या क्या गेन किया, किस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा। इससे हम फर्दर फाइनली जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ लेंगे तो वहाँ भी हम कैलकुलेट करेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेने से हमें ATP कितना